नाउ कंटिन्यूइंग विद आवर सेकंड पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, हमने पहले पार्ट में दो डायनेस्टीज के बारे में डिस्कस किया था, विच वाज द स्लेव डायनेस्टी एंड खिलजी। ठीक है, अब हम दिल्ली सल्तनत की बाकी जो डायनेस्टीज बची हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है एंड आई एडवाइस यू कि आप इन वीडियोस को क्रोनोलॉजिकली ही देखना। ठीक है, तो थोड़ा सा एरिया डिस्कस करते हैं कि दिल्ली सल्तनत ने प्रोग्रेस जो की है वो किस हिसाब से की है। जो ममलूक डायनेस्टी है, जो स्लेव डायनेस्टी है, उसने इंडिया का नॉर्थ वेस्ट, थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट पार्ट एंड ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को कवर किया है। ठीक है, देन खिलजी डायनेस्टी में हमने देखा था कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी मिलिट्री एक्सपेंशन किया। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया पूरा, थोड़ा बहुत अफगानिस्तान का एरिया एंड पूरा नॉर्थ इंडिया जो था इनके हिस्से में था एंड इन्होंने साउथ की तरफ भी एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया था। इसी का फायदा उठाया तुगलक डायनेस्टी ने। तुगलक डायनेस्टी के अंडर ऑलमोस्ट पूरा ही इंडिया आ गया था। जो आप ये वाइट एरियाज देख रहे हैं ये कुछ डायनेस्टीज हैं जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप गेस कर सकते हैं ये कौन सी दो डायनेस्टीज का एरिया है तो वेल एंड गुड। तो तुगलक डायनेस्टी जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। ठीक है, जिसके टाइम पे बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स हुए। ठीक है, और सबसे लॉन्गेस्ट रेनिंग डायनेस्टी भी यही रही है। देन कमिंग टू लोधी, लोधी डायनेस्टीज तक आते आते हमने देखा कि जो दिल्ली सल्तनत का पार्ट है वो ऑलमोस्ट सिर्फ नॉर्थ तक ही रिस्ट्रेंड हो गया है। इसके क्या रीजंस है अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो द नेक्स्ट डायनेस्टी फॉलोड बाय द खिलजी डायनेस्टी इज योर तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी हमारे चार रूलर्स इसके अंदर आते हैं। द फर्स्ट और द फाउंडर इज गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक फाउंडर हैं, लिखा है। देन फॉलोड बाय मोहम्मद बिन तुगलक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए मैं MBT यूज करूंगा क्योंकि काफी बड़ा नाम है। ठीक है, सो बार बार हम इसको बोलेंगे तो वो होगा MBT, इसके लिए हम यूज करेंगे। देन फॉलोड बाय फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसके लिए हम यूज करेंगे FST। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं इस डायनेस्टी के। एंड देन लास्ट है नसीरुद्दीन तुगलक 1390 टू 1414 AD। अब अगर तुगलक डायनेस्टी की बात करें, तुगलक वर द लॉन्गेस्ट रूलिंग सल्तनत डायनेस्टी। अगर आप इनके ईयर पे फोकस करो, 1320 से लेके 1414 तक का टाइम पीरियड है। ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट 84-85 ईयर्स का कार्यकाल टाइमलाइन इनकी रही है। एंड दे वर द फर्स्ट टर्किश ओरिजिन रूलर्स। ठीक है, ये जो रूलर हैं टर्किश ओरिजिन के रूलर पहले हैं। ठीक है, ये लोग टर्किश ओरिजिन के थे सब लोग। गयासुद्दीन तुगलक वाज अ टर्क रूलर, इसके डिसेंडेंट टर्क्स थे। ठीक है, ये अगर आप एम्पायर देखें इसका तो ये जो आप वाइट इससे देख रहे हैं, दिस एम्पायर, ये मोहम्मद बिन तुगलक का एम्पायर है। और ये जो ब्लू कलर से कवर्ड है ये है फिरोज शाह तुगलक का एम्पायर। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80% जो इंडिया का एरिया है इन लोगों ने अपने अंडर कैप्चर किया था। कैसे कैप्चर किया, इसका मतलब इनकी कुछ पॉलिसीज में दम रहा होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज आई होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए होंगे, इसलिए इतना बड़ा एरिया ये लोग अनेक्स कर पाए। तो टॉकिंग अबाउट गयासुद्दीन तुगलक, ही वॉज द फाउंडर। ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। ठीक है, इसके नाम पे ही तुगलक डायनेस्टी का नाम पड़ा है। बिफोर असेंडिंग द थ्रोन ही वॉज नोन एज गाजी मलिक। ये नाम शायद आपको याद आ रहा होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। खिलजी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे उससे हमने कुछ रिलेशन में गाजी मलिक के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था ना कि एक किंग होगा, किंग का कोई इंपॉर्टेंट गवर्नर होगा या सोल्जर होगा, वो ही इसको मार के अपनी एक नई डायनेस्टी को सेटअप कर लेगा। गाजी मलिक आपने वहां पे भी नाम पढ़ा होगा। ठीक है, देन साउथ एक्सपेंशंस। साउथ एक्सपेंशंस का हमें कहाँ से पता चलता है? साउथ एक्सपेंशंस का हमें पता चलता है एक इंस्क्रिप्शन से। एक राजमुंदरी इंस्क्रिप्शन है आंध्र प्रदेश में, उसमें लिखा गया है ये। ठीक है, इट इज सेड दैट द सदर्न स्टेट्स ऑफ वरंगल, मदुरई वर एडेड टू द दिल्ली सल्तनत इन 1324 अंडर द रेन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये इंस्क्रिप्शन किसने कराया था? ये कराया था जूना खान ने। ठीक है, ये जूना खान ने इंस्क्रिप्शन करवाया था। और जूना खान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम है जूना खान। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने आंध्र प्रदेश में एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया। उस इंस्क्रिप्शन में ये लिखा कि दिल्ली सल्तनत के अंदर साउथ के भी किंगडम्स अब ऐड हो चुके हैं। कौन कौन से? वरंगल एंड मदुरई। तो अब यहाँ देख रहे हो जो मैप हमने स्टार्टिंग में देखा था वो यही बता रहा था कि अब साउथ की तरफ भी दिल्ली सल्तनत ने अपने पैर डालने शुरू कर दिए हैं। अब गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देखा जाए सो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं। ठीक है, क्या क्या पॉलिसीज हैं? तुगलक डायनेस्टी में ये माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत के सबसे ज़्यादा जो रिफॉर्म्स हैं, सबसे ज़्यादा जो और सबसे इम्पोर्टेंट जो रिफॉर्म्स हैं वो इसी डायनेस्टी से एसोसिएटेड माने जाते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू बिल्ड कैनाल ऑन यमुना रिवर। ठीक है, यमुना नदी के ऊपर कैनाल बनाने वाला पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ही था।
ठीक है। ही ऑल्सो फॉर्मुलेटेड अ पॉलिसी फॉर फेमाइन, ठीक है। फेमाइन मतलब जो सूखा, जो अकाल पड़ जाता है, उस फेमाइन को कंट्रोल करने के लिए उसने फेमाइन पॉलिसी भी बनाई है। ही यूज टू कंडक्ट द मैरिजेस ऑफ पुअर गर्ल्स फ्रॉम हिज रॉयल ट्रेजरी, ठीक है। जो गरीब लड़कियां होती थी उनको अपने खजाने से, अपने शाही खजाने से ये उनकी शादियां करवाता था, ठीक है। नाउ Bengal victory in 1324. After the Bengal victory, it is said that he messaged Nizamuddin Aulia, the then Sufi saint, to vacate Delhi before his arrival. On this message, Aulia replied him the following famous line: दिल्ली दूर अस्तो, ठीक है। अभी ये आपने लाइन बहुत बार सुनी होगी, ये रिसेंट टर्म्स में भी यूज होती है, ठीक है। अभी दिल्ली दूर है, ठीक है, दिल्ली अभी दूर है। तो वो किस किंग के एसोसिएटेड में बोली गई थी? वो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बोली गई थी, ठीक है। और किसने बोला था? वो बोला था एक सूफी सेंट है निजामुद्दीन औलिया, जो दिल्ली में रिसाइड करते थे, ठीक है। इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ये कहा था। अब क्या गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कोई आर्ट एंड आर्किटेक्चर है? सो यस, देयर इज अ सिग्निफिकेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ही बिल्ट द तुगलकाबाद सिटी, ठीक है। इसने तुगलकाबाद सिटी बनाई। तुगलकाबाद कहाँ है? दिल्ली के अंदर ये एक एरिया है, ठीक है। ये सिटी इन्होंने बनाई। दिस वॉज द फर्स्ट सिटी बिल्ट बाय अ सुल्तान रूलर ऑन अ प्योर इंडो इस्लामिक आइडियोलॉजी। ये जो पूरी सिटी है, पूरी एक इस्लामिक सिटी, उस टाइम पे इस्लामिक सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई थी। यहाँ पे चर्च कह रहा हूँ, यहाँ पे वो बनाए गए, मॉस्क बनाए गए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी फोर्ट्स बनाए गए, ठीक है। इस एरिया को पूरा फोर्टिफाई किया गया। एंड एक और आर्किटेक्चर इससे एसोसिएटेड है, विच इज छप्पन कोट दुर्ग। दिस वॉज बिल्ट ऑन रोमन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक रोमन टाइप स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। इसकी डेथ कैसे हुई? डेथ कैसे हुई इसकी? इट इज सेड दैट ही डाइड बाय फॉलिंग फ्रॉम स्टेज दैट वाज बिल्ट टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री इन अफगानपुर इन यूपी। यूपी में एक अफगानपुर करके एक जगह है, वहां पे इसकी विक्ट्री को सम्मानित करने के लिए एक टोम्ब बनाया गया था, ठीक है। एक ऐसा ही एक आर्किटेक्चर बनाया गया, और उसी आर्किटेक्चर की सीढ़ियों से गिर के इसकी मौत हो गई, ठीक है। और जो इसका टोम्ब है, मजोलियम, जिसका मौजोलियम है, वो कहाँ है? मौजोलियम है इनका दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में इनका मौजोलियम या इनकी क्रेमेटरी बनाई गई है। तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं इज दी मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको हम प्यार से MBT बुलाने वाले हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये कहा जाता है कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ही इंटेलिजेंट, एजुकेटेड एंड एबल सुल्तान रहे हैं ये पूरी दिल्ली सल्तनत के। दिल्ली सल्तनत में जितनी भी आपने डायनेस्टीज पढ़ी हैं, ठीक है, चाहे वो खिलजी हों, सैयद हों, लोदी हों, तुगलक्स हों, है ना, स्लेव्स हों, खिलजी जो भी है, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रूलर और जो सबसे इंटेलिजेंट रूलर, एजुकेटेड, मोहम्मद बिन तुगलक को ही कंसिडर किया जाता है। बट ही वॉज, इस तरीके के इंटेलिजेंट रूलर थे कि इनके सपने तो बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है। ही वॉज, मतलब इनके बहुत बड़े बड़े सपने थे, बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म ये करना चाहते थे, बट वो रिफॉर्म्स जो थे थोड़े से इम्प्रैक्टिकल इन नेचर थे, है ना। ही वॉज बेसिकली अ डे ड्रीमर, ठीक है। स्वप्नशील भी इनको कहा जाता है। बहुत बड़े बड़े सपने देखते थे ही वॉज अ मैड फूल सुल्तान, ठीक है। इनकी पॉलिसीज ऐसी थी, वो नेचर में तो बहुत अच्छी थी, नेचर में तो बहुत अच्छी थी, बट जब उसको इम्प्लीमेंट किया गया तो लोगों को और इसके किंगडम को बहुत उसका नुकसान उठाना पड़ा। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंस ऑफ फेलियर्स। प्रिंस ऑफ फेलियर इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे अपने कार्यकाल में, और वो एक्सपेरिमेंट बड़े ही बुरी तरीके से फेल हुए थे। अ सुल्तान बॉर्न बिहाइंड हिज टाइम, ठीक है। इनका जो कहा जाता है, इनका जो माइंड सेट था, जो पॉलिसीज थी, वो फार अहेड फ्रॉम हिज टाइम थी, ठीक है। उस टाइम के हिसाब से बहुत ही एडवांस इनकी पॉलिसीज मानी जाती है। मतलब अगर ये किसी दूसरे टाइमलाइन में होते या फ्यूचर में आते तो एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते। नाउ व्हाट वर हिज फेलियर्स? इसके फेलियर्स क्या क्या थे? क्यों इनको मैड फूल सुल्तान कहा जाता है? As per Zia-ul-Barni, मोहम्मद बिन तुगलक इज नोन एज द प्रिंस ऑफ फेलियर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। किसने इनको टाइटल दिया? जिया उल बर्नी ने, ठीक है। और कौन सा था वो? पहला था, इन्होंने अपनी कैपिटल को किया शिफ्ट। कैपिटल अभी फिलहाल कहाँ थी? कैपिटल अभी फिलहाल आ गई थी दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में कैपिटल लाने का मतलब क्या है कि जो राजा है, जो उसका किंगडम सेटअप है, वो भी दिल्ली में बैठा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि भैया मैं दिल्ली में नहीं रहूंगा, मैं दिल्ली से अपनी कैपिटल महाराष्ट्र शिफ्ट कर दूँ, ठीक है। देवगिरी महाराष्ट्र चला जाऊंगा, दौलताबाद में। अब अगर हम थोड़ा सा मैप का आइडिया लें, तो अगर हम इसकी थोड़ी सी कैपिटल के ऊपर देखें मैप में, तो दिल्ली जो है, दिल्ली जो है वो बेसिकली यहाँ पे है, रफली दिल्ली यहाँ पर है। इन्होंने बोला कि मैं अपनी पूरी कैपिटल को कहाँ ले जाऊंगा? महाराष्ट्र ले जाऊंगा, ठीक है, महाराष्ट्र ले जाऊंगा। अब ये जो टाइम है, यहाँ पे कोई एयर ट्रेवल तो नहीं है या कोई कार्गो सर्विस तो है नहीं, तो इनको पूरे घोड़े खच्चर हाथी के ऊपर अपना सामान लेके महाराष्ट्र जाना पड़ा।
और इसके साथ-साथ इसकी प्रजा के लोग भी गए, ठीक है? बिना राजा के तो प्रजा कुछ भी नहीं है। तो इससे बहुत बड़ा इनकन्वीनियंस हुआ एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट इट टूक अ लॉट ऑफ एक्सपेंस। शिफ्टिंग में एक्सपेंस लगता है एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैड टू सफर एंड ही हैड टू रिवोक हिज डिसीजन। ये दौलताबाद पहुँचे और वहाँ जाके इन्हें आइडिया हुआ कि नहीं यार, मेरा बहुत ज़्यादा पैसा लग चुका है, ठीक है? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ हो चुकी है, तो वापस दिल्ली चलो, वापस दिल्ली चलो। तो पहले दिल्ली से महाराष्ट्र आए, दौलताबाद आए, फिर वापस दिल्ली चले गए। सेकंड सेकंड क्या रीज़न है? ही कंडक्टेड 2 वॉर्स वेयर ही स्पेंट अनलिमिटेड मनी व्हिच प्रूव्ड टू बी अ लॉस। इन्होंने 2 वॉर लड़े। कौन-कौन से वॉर थे वो? कुर्सन वॉर था अगेंस्ट द मिडल ईस्ट इन 1329 एंड करंचिल वॉर था अगेंस्ट द मंगोल इन 1339। ये 2 वॉर ने इसकी ऑलमोस्ट जो ट्रेजरी थी, जो शाही खजाना था, उसको बिल्कुल एम्प्टी कर दिया था। ठीक है? बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक्सपेंस इनका लग गया था। ठीक है? तो ये जो 2 रीज़न्स हैं, इन 2 रीज़न्स की वज़ह से इनको प्रिंस ऑफ फेलियर्स कहा जाता है। और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से इन्हें मैड फूल कहा जाता है। क्यों? पहला, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन्होंने किए, हालाँकि दीज़ रिफॉर्म्स वर गुड इन नेचर, बट उस टाइम के हिसाब से ये उतने इफ़ेक्टिव नहीं रहे। इन्होंने लगाया दोआब टैक्स। नाउ व्हाट इज़ अ दोआब? दोआब इज़ अ एरिया बिटवीन 2 फर्टाइल रिवर्स। ठीक है? 2 फर्टाइल रिवर्स के बीच में जो एरिया होता है, उसको हम दोआब कहते हैं। आपने ज्योग्राफी में बहुत सारे दोआब पढ़े होंगे, इंडस रिवर के पढ़े होंगे, गंगा के पढ़े होंगे, ब्रह्मपुत्रा के पढ़े होंगे, ठीक है? तो 2 नदियों के बीच में जो फर्टाइल एरिया होता है ना, इसको कहते हैं हम दोआब। ही इंट्रोड्यूस्ड एज़ एक्स्ट्रा टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हेंस विद द इंक्लूजन ऑफ टैक्स बर्डन ऑन पीपल डिड नॉट took their interest in agriculture which later resulted in famine। ऑलरेडी एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लोग दे रहे थे, जिसके साथ-साथ इनको दोआब टैक्स भी देना पड़ गया। तो इतना तो ये लोग सेव नहीं कर पाते थे और पहले जो टैक्स होता था, टैक्स कैश में या पैसे में कलेक्ट बहुत कम होता था। उनको अपने प्रोड्यूस में से ही कुछ पोर्शन टैक्स का देना पड़ता था। तो लोग कहते थे कि यार, हम इतना प्रोडक्शन तो हमारा हो ही नहीं रहा है जितना हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, तो खेती-बाड़ी छोड़ दो। लोगों ने एग्रीकल्चर करना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ बचता ही नहीं था टैक्स देने के बाद। जिससे क्या हुआ? जिससे फेमाइन की कंडीशन बन गई। नोट, ही स्टार्टेड अ न्यू डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर। इन्होंने एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी स्टार्ट किया। ये आप अपने मिसलेनियस नोट्स में कवर कर सकते हैं, ठीक है? जिसका नाम है दीवाने कोही। एंड इन्होंने एक जो सबसे बड़ा डिसीजन लिया, वो था टोकन करेंसी का डिसीजन, ठीक है? जिन्होंने इसमें इट व्हाट वाज टोकन करेंसी? इट इज़ दैट करेंसी हुज़ मेटालिक वैल्यू इज़ लेस देन द फेस वैल्यू। ये एक तरीके की करेंसी होती है। मान लीजिए कॉइन है। इस कॉइन का जो मेटल होगा, जिस मेटल से ये बना है, उस मेटल की वैल्यू होगी बहुत कम, ठीक है? मेटल की वैल्यू उस कॉइन की वैल्यू से हमेशा कम रहेगी। इस तरीके की टोकन करेंसी इन्होंने प्रोड्यूस करी। अब since these ideologies were very fine economic reforms, but the people of the then civilization did not accept it। ये बहुत एक फाइन मानी जाती है पॉलिसीज। उस टाइम के लोगों को इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। जैसे कि जो टोकन करेंसी का जो कंसेप्ट था, hence he had to revoke the decision and demonetized the newly introduced token currency with actual face value of copper and silver। टोकन करेंसी जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, इसको इन्होंने डीमोनेटाइज कर दिया। डीमोनेटाइज का मतलब इसको मार्केट से वापस लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपनी ही करेंसी, इसके जैसे ही कॉइन मिंट करने शुरू कर दिए थे, ठीक है? लोगों ने अपनी करेंसी बना ली थी, इसलिए मार्केट में इतने ज़्यादा कॉइन्स हो गए थे कि वापस ये डिसीजन लेना पड़ा। इसकी जगह पे इनको ओरिजिनल कॉइन्स इंट्रोड्यूस करने पड़े, जिसकी मेटालिक वैल्यू और फेस वैल्यू बिल्कुल सेम रही। ही इंट्रोड्यूस्ड टोकन कॉइन्स ऑफ कॉपर एंड ब्रास विद अ फेस वैल्यू ऑफ सिल्वर, ठीक है? कॉपर के एंड ब्रास के इन्होंने कॉइन्स निकाले, बट जिसकी फेस वैल्यू जो थी, वो सिल्वर कॉइन के बराबर थी, ठीक है? एंड ही वाज द फर्स्ट सुल्तान टू इंट्रोड्यूस आयरन एंड लेदर कॉइन्स, ठीक है? इन्होंने आयरन कॉइन्स भी निकाले एंड लेदर कॉइन्स भी निकाले। ये टर्म आपने पूरी हिस्ट्री में आप कहीं नहीं सुनोगे, सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ही आप ये टर्म सुनने वाले हैं, ठीक है? नाउ, ड्यूरिंग द एक्सचेंज many people cheated the king by adding their own made currency coins, hence resulted in a huge loss। जब भी मार्केट में करेंसी का सर्कुलेशन होता है, तो हम अपनी एज अ सिटीजन आज के ज़माने में हम अपनी करेंसी नहीं मेंट कर सकते। वरना अगर लोगों के पास अगर करेंसी का होता तो अपनी ही करेंसी छाप लेते। बट उस टाइम यही हुआ। तो जो टोकन करेंसी किंग ने इंट्रोड्यूस की थी, लोगों ने इसके जैसे ही अपने कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए। और जब वो टैक्स वगैरह पे करते थे, तो वो लोग अपने बनाए हुए कॉइन्स किंग को पकड़ा देते थे, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। इससे क्या होता था? किंगडम को बहुत ह्यूज लॉस देखने को मिला। तो ये कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे जो उसके फेलियर को रिजल्ट करते हैं।
इसीलिए इसको मैड फूल किंग भी कहा जाता है। सम important miscellaneous points. He was the first sultan to appoint Hindus on higher post. अपने एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदूज को अपॉइंट करने वाला सबसे पहला सुल्तान बना है, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू सेलिब्रेट होली एंड दिवाली। तो ही वॉज वेरी ओपन इन नेचर, ठीक है। ये उतने हार्श या उतने कट्टर स्वभाव के नहीं थे। एंड ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु ट्राइड टू प्रोहिबिट सती, ठीक है। ट्राई किया था सती को प्रोहिबिट करने का। इनके टाइम में ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, अभी हम मोहम्मद बिन तुगलक डिस्कस कर रहे हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक देयर वर अप्रोक्सीमेटली 34 रिवोल्ट्स इन द सल्तनत, आउट ऑफ विच 2 पावरफुल किंगडम्स इमर्ज्ड, ठीक है। साउथ में 34 रिवोल्ट्स में से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम निकल के आए, जिसमें से पहला किंगडम है विजयनगर एम्पायर, जो कि बना 1336 में बाय हरिहर एंड बुक्का। कौन कौन से एरिया में है ये? कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। सेकंड जो किंगडम बना दैट वाज बहामन किंगडम बाय बहामन शाह 1347 में, महाराष्ट्र और कर्नाटका एरिया में है। इन दोनों के लिए हम सेपरेटली इसको कवर करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम ये माने जाते हैं, ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में देयर वाज अ फॉरेन ट्रैवलर हु केम टू इंडिया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। हु वाज दैट फॉरेन ट्रैवलर? नेम वाज इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता नाम का फॉरेनर इंडिया में आया, जो कि मोरक्को का रहने वाला था, ठीक है। ये इंडिया आया 1336। ही वाज मेड द काजी ऑफ दिल्ली, ठीक है। दिल्ली का काजी भी इनको बनाया गया। एंड इन्होंने एक बुक लिखी इंडिया में रहते हुए। इस बुक नेम वाज रहेला, ठीक है। इनकी बुक का नाम है रहेला। कहीं कहीं पे इसको रिहिला भी कहा जाता है। सो आप कंफ्यूज मत हो ना, दोनों सेम ही नाम है। आपके लिए एक होमवर्क है छोटा सा यहाँ पे। दैट होमवर्क इज आपको मुझे बताना है, ठीक है, कि ये जो रहेला है, जो रिहिला है, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। इन विच लैंग्वेज दिस बुक इज रिटन। नाउ सम आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कोई आर्ट एंड आर्किटेक्चर है? जी हाँ, जहानाबाना नगर दिल्ली में इन्होंने एक शहर बनाया। मजोलियम ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, जो निजामुद्दीन औलिया जो सूफी सेंट है, उनकी मजोलियम, उनकी सेमेट्री भी इन्होंने बनाई। एंड बिजली महल भी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही बनाया है। मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ के टाइम, वैसे इनकी जो डेथ हुई ये इलनेस के दौरान हुई। और एक स्टेटमेंट दिया था बदायूं ने। क्या स्टेटमेंट दिया था इनकी डेथ पे? दैट फाइनली द सुल्तान इज फ्री फ्रॉम हिज सब्जेक्ट्स एंड हिज सब्जेक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हिज सुल्तान, ठीक है। लोगों को सुल्तान से निजात मिला, सुल्तान से आफत छूटी, और सुल्तान की लोगों से आफत छूटी। क्यों? क्योंकि इसके टाइम पे लोग भी बड़े परेशान हुए जब कैपिटल शिफ्ट हुई, और ये भी बेचारा अपनी पॉलिसीज को लेके बहुत परेशान रहा। तो दिस वाज अ वेरी एंटरटेनमेंट भरी लाइफ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए विच वर अहेड ऑफ हिज टाइम, बट वो रिफॉर्म्स उस टाइम पीरियड में काम नहीं आए। तो आफ्टर हिज डेथ, इसकी डेथ के बाद फिरोज शाह तुगलक बिकेम द रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। ही वॉज अ पेटर्नल ब्रदर ऑफ एमबीटी, ठीक है। इनके भाई लगते हैं, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के। हिस्टोरियंस इनको क्या कहते हैं? हेनरी एलियट, अ वेरी रिनाउंड हिस्टोरियंस, हैज टर्म्ड हिज अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का अकबर इन्हें कहा जाता है। अब अकबर से इनका कंपैरिजन क्यों हुआ? क्योंकि हम अकबर के टाइम पीरियड में पढ़ेंगे कि अकबर की पॉलिसीज बहुत ही स्ट्रांग रही हैं, और अकबर के टाइम पीरियड में मुगल पीरियड वाज एट इट्स पीक। तो फिरोज शाह तुगलक भी अकबर जितने ही इंपॉर्टेंट रूलर दिल्ली सल्तनत के लिए माने जाते हैं। ही इज द मोस्ट इंस्पिरेशनल दिल्ली सल्तनत रूलर। इंस्पिरेशनल क्यों? आगे हम इनके रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। इज नोन एज द ट्रू मुस्लिम रूलर हु रूल्ड थ्रू प्योर शरिया लॉ। ये एक ऐसे मुस्लिम रूलर माने जाते हैं, मतलब कट्टर थे, काफी कट्टर रूलर माने जाते हैं, जिन्होंने उस टाइम पे अपने पूरे पीरियड पे शरिया लॉ इम्पोज कर दिया था। शरिया लॉ इम्पोज करने का मतलब क्या होगा कि जो भी रिफॉर्म्स होंगे, जो भी पॉलिसीज बनेंगी, या जो भी डिसीजन होंगे, वो प्योर मुस्लिम रिलीजन के हिसाब से ही बनेंगे, ठीक है। ये इतना ओपन टॉलरेट दूसरे रिलीजन को नहीं करते थे ना, मोहम्मद बिन तुगलक थे। Famous statements given by फिरोज शाह तुगलक was people welfare is far better than treasure expansion, ठीक है। बट इनका जो नेचर था, he was quite sympathetic towards his people। तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे को शाही खजाने से कोई लेना देना नहीं है, लोगों का भला करना ही मेरी असली इंटेंशन है। एम्प्टी स्टमक इज बेटर देन अ सैड सोल, ठीक है। आत्मा की शांति होनी चाहिए, चाहे पेट आपका भरा है चाहे खाली है। अब फिरोज शाह तुगलक को अकबर क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने बहुत ही बेहतरीन कुछ रिफॉर्म्स निकाले। सबसे पहला तो टैक्स,
टैक्सेशन के रिफॉर्म्स इन्होंने निकाले। इन्होंने लगाया खमसा लूट बाउंटी पार्ट। जो भी लूट होती थी, जो भी वॉर बाउंटीज मिलती थी, ठीक है, क्योंकि हर वॉर के बाद कुछ लूट पाट होती थी। एनिमी टेरिटरी की जो भी रिसोर्सेज हैं वो विनिंग टेरिटरी वाले ले लेते थे, तो उसके ऊपर लगाते थे ये टैक्स। फ्रॉम 25 टैक्सेस टू ओनली 5 टैक्सेस, ठीक है। बहुत सारे पहले उस टाइम पे 25 अलग अलग तरीके के टैक्स लगते थे। इन्होंने उन 25 टैक्सेस को सिर्फ 5 कैटेगरी में ही डिसाइड कर दिया, ठीक है। और ये 5 टैक्सेस लोगों को देने भी थोड़े आसान लगे। हेंस द इवेजन ऑफ टैक्सेस अंडर हिज रेन बिकेम निल। लोग टैक्स देने से अब नहीं बचते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें 25 अलग अलग टैक्स देने के बजाय सिर्फ 5 ही टैक्स देने पड़ते थे। He was the only Sultanate ruler who introduced the tax evasion, in which he reduced 24 taxes in 4 taxes and introduced one more tax. इसने 4 टैक्स में इनको कंसोलिडेट किया और एक नया टैक्स विच इज खमसा टैक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो 5 टैक्स सिर्फ ये लगाता था। इससे पहले 24 टैक्स लगाए जाते थे। इससे क्या हुआ? टैक्स इवेजन जो उस टाइम होता था, जो लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे बिल्कुल फेमाइन की कंडीशंस आ गई थी, ट्रेजरी खाली हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने फेमाइन को भी संभाल लिया और अपनी ट्रेजरी भी फुल कर दी। देन कैनाल्स, ठीक है। कैनाल्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? कैनाल्स इंपॉर्टेंट होती हैं एग्रीकल्चर के लिए। आज की डेट में भी हम एग्रीकल्चर में कैनाल के ऊपर हैवीली डिपेंडेंट है। तो उस टाइम पे तो टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं। तो कैनाल बनाने से क्या हुआ? कैनाल बनाने से हुआ कि इसके एरिया में एग्रीकल्चर का इंक्रीज हुआ, ठीक है। और जब एग्रीकल्चर का इंक्रीज होगा तो लोग टैक्स भी दे पाएंगे। टैक्स देने से इसकी ट्रेजरी फुल रहेगी। तो कैनाल बनाने का फायदा किसको हुआ? अल्टीमेटली फिरोज शाह तुगलक को ही। इन्होंने 5 डिफरेंट कैनाल्स बनाई। सतलज नदी पे बनाई, फिरोजाबाद में बनाई, यमुना के ऊपर बनाई, ठीक है, सिरमौर हौसी में बनाई, ठीक है, यमुना हिसार के एरिया में भी इन्होंने कैनाल बनाई। ही इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंस ऑफ कैनाल, ठीक है। हरियाणा में इनकी बनाई हुई मोस्ट ऑफ द कैनाल्स आर सिचुएटेड, इसलिए इनको प्रिंस ऑफ कैनाल कहा जाता है। और इस कैनाल के नेटवर्क से ही इनके टाइम पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हुआ एंड दैट एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन मोर टैक्स कलेक्शन। नाउ क्या इन्होंने कॉइन्स में भी कोई एक्सपेरिमेंट किया? नहीं, इन्होंने कॉइन्स में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया। बट एक जो चीज़ नई इन्होंने इंट्रोड्यूस की, इन्होंने मिक्स अलॉय वाले हाइब्रिड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए। पहले रूलर क्या करते थे? या तो गोल्ड होगा, या सिल्वर होगा, या ब्रॉन्ज होगा। ये पहला रूलर बना जिसने हाइब्रिड कॉइन्स, अलॉय वाले कॉइन्स बनाने शुरू किए। इसका नाम था अध और विख्र। ये थे सिल्वर कॉइन्स, बट इसका जो सिल्वर था वो कॉपर और सिल्वर को मिला के था। इट वॉज नॉट प्योर सिल्वर। ही इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर कॉइन्स नोन एज तंसबनी। इसने सिल्वर कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस किए विच वॉज नोन एज तंसबनी। ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू इंट्रोड्यूस मिक्स्ड और हाइब्रिड कॉइन्स। अलॉय वाले जो कॉइन्स हैं, यही पहला बंदा था जिसने इंट्रोड्यूस करे हैं। और इसने टोकन करेंसी वगैरह जैसा कोई भी कंसेप्ट ये नहीं लेके आया। टॉकिंग अबाउट हिज आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ही शिफ्टेड द फॉलोइंग पिलर्स। हमने अशोका के टाइम पे कुछ पिलर्स पढ़े थे, ठीक है। अशोका के इंस्क्रिप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं याद आ रहा है तो जाके उस वीडियो को एक बार रिवाइज कर लेना। ये कुछ अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं। इनमें से 2 इंस्क्रिप्शंस दिल्ली टोपरा एंड मेरठ के इंस्क्रिप्शंस, ये पिलर्स हैं, ठीक है। ये पिलर के ऊपर लिखा हुआ है। इसने ये दोनों पिलर क्या किए? शिफ्ट करवा दिए। शिफ्ट करा के कहाँ? दिल्ली में इसको ले आया, ठीक है। मेरठ वाला एंड टोपरा वाला, इसने दोनों इंस्क्रिप्शंस जो थे पिलर, दिल्ली में लाके खड़े कर दिए और ये आज भी दिल्ली में ही हैं। ही सेटअप अ सिटी विच वाज फिरोज शाह कोटला, ठीक है। फिरोज शाह कोटला एक सिटी भी बनाई, ठीक है। एक फोर्ट, बेसिकली फोर्टिफाइड सिटी थी, चारों तरफ किलाबंदी होती थी। आज की डेट में भी ये जगह है। एंड ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू बिल्ड ओवर 300 स्मार्ट सिटीज। अब यहाँ पे स्मार्ट सिटी का क्या कंसेप्ट है? यहाँ पे स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है कि ड्रेनेज सिस्टम होगा वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था, वहाँ पे सारी बेसिक एम्यूनिटीज थी, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर था, ठीक है। वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा था, ठीक है। सो जो बेसिक बेसिक उस टाइम की जो सोसाइटी की नीड्स थी वो सारी पूरी हो रही थी। कैनाल्स का स्ट्रक्चर था उस टाइम के हिसाब से, बहुत स्मार्ट सिटी इसने बनाई। नाउ टॉकिंग अबाउट लिटरेचर ऑफ फिरोज शाह तुगलक, तो इसकी जो ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, जो इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है फुतूहत ए फिरोज शाही, ठीक है। आप इस नाम को कैसे याद रख सकते हो? अगर नाम एफ से स्टार्ट होके एफ पे ही खत्म हो रहा है, फुतूहत एंड फिरोज शाही, तो ये इसकी ऑटोबायोग्राफी, और ऑटोबायोग्राफी बंदा खुद ही लिखता है। अगर नाम शुरू हो रहा है टी से, ठीक है, टी एंड एफ, देन इट इज अ बायोग्राफी जो कि कोई और बंदा लिखता है, ठीक है। तारीख ए फिरोज शाही वॉज रिटन बाय शम्स-ए सिराज, ठीक है। एंड शम्स-ए सिराज वॉज दी कोर्ट पोएट ऑफ फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो एफ से एफ वाला जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने खुद लिखी है, और जो टी एफ वाला है वो शम्स-ए सिराज ने
लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट रूलर वॉज नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है, ही वॉज द लास्ट तुगलक रूलर। और इसके टाइम पे जो सबसे एक ही सिग्निफिकेंट काम जो हुआ है इसके टाइम पे, तैमूर लंग का इन्वेजन इंडिया में हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तैमूर लंग का इन्वेजन इज एसोसिएटेड बाय विच डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे हुआ है? सो द आंसर वुड बी द तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे तैमूर लंग ने इंडिया को इन्वेड किया था। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अबाउट तैमूर लंग, कहाँ का रहने वाला था? ही वॉज अ रूलर ऑफ समरकंड, उज्बेकिस्तान। ठीक है जी, उज्बेकिस्तान का रूलर था और मंगोल डिसेंडेंट था। मंगोल डिसेंडेंट मतलब जो इसके पूर्वज थे वो मंगोलिया के थे। एंड हिस्ट्री में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जितने भी एंड जो मंगोलियन पीपल हैं वो बहुत ही बारबेरिक नेचर के रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट क्रूअल पीपल ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, वाई डिड ही इन्वेडेड इंडिया? इसने इन्वेड किया इंडिया को क्योंकि इंडिया के पास काफी सारी वेल्थ थी एंड डिस्ट्रॉइंग द आइडल वर्शिप कल्चर ऑफ इंडिया। उस टाइम पे इंडिया में काफी आइडल वर्शिप होती थी, काफी सारे टेम्पल्स थे, है ना, तो उन चीजों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ही वॉज नोन एज लंग बिकॉज ही वॉज डिजेबल्ड बाय वन लेग। ठीक है, ये एक लेग से, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लंगड़ा था, तो इसलिए इसका नाम तैमूर लंग इसलिए पड़ा। ही वॉज द ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ऑफ बाबर। बाबर कौन? जिसने मुगल डायनेस्टी की फॉर्मेशन करी। अब आप इसका अगर ट्री बनाना शुरू करेंगे तो बाबर के ऊपर बाबर के फादर, उसके ऊपर इनके ग्रैंडफादर। ठीक है, ग्रैंडफादर के ऊपर अब आप ग्रेट 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 करेंगे तो आपको तैमूर लंग मिल जाएंगे। इट इज सेड दैट ही कंडक्टेड अ मास जीनोसाइड फॉर हिज किंगडम एक्सपेंशन। मैंने आपको बताया था जीनोसाइड क्या होता है। जीनोसाइड होता है जब आप किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लोगों को उनकी किलिंग करना शुरू कर दें। ठीक है, उनको मारना शुरू कर दें और उनकी पॉपुलेशन को खत्म करने के ऊपर आ जाए तो उसको जीनोसाइड, नरसंहार भी कहा जाता है। आफ्टर एक्वायरिंग दिल्ली, तैमूर स्टेशन खिज्र खान इन दिल्ली। इसने, क्योंकि उस टाइम पे तुगलक्स जो थे वो बिल्कुल वीक थे, नसीरुद्दीन शाह जो तुगलक हैं वो बहुत ही इतने बढ़िया रूलर नहीं थे, तो तैमूर लिंग ने इसका फायदा उठाया, तुगलक्स को हटाया और अपना एक बंदा बिठा दिया जिसका नाम था खिज्र खान। और यही खिज्र खान ने आगे चल के सैयद डायनेस्टी की नींव रखी। तो ये स्टोरी आपको याद आ रही होगी, ये स्टोरी वही है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया घोरी, ठीक है, और उसने अपनी नई डायनेस्टी बना दी। ऐसे ही तैमूर लंग छोड़ के गया खिज्र खान को, जिसने नई डायनेस्टी बना दी दिल्ली सल्तनत में, जिसका नाम है सैयद डायनेस्टी। टॉकिंग अबाउट सैयद डायनेस्टी, ये जो डायनेस्टी है इट इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट रेनिंग डायनेस्टी। ठीक है, हमने लॉन्गेस्ट रेनिंग अभी तुगलक पढ़ी, इनका टाइम पीरियड बहुत ही छोटा है, आप ईयर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो द फाउंडर वॉज खिज्र खान, देन फॉलोड बाय मुबारक शाह सैयद, देन फॉलोड बाय मोहम्मद शाह सैयद एंड शाह आलम सैयद। इस डायनेस्टी में बहुत ही कम सिग्निफिकेंट काम हुआ है और बेसिकली एंड में आप देखना ये लोग अपनी जो पूरा एरिया है वो गिफ्ट करके चले गए। ठीक है, कैसे? मुबारक शाह सैयद ने सोवरेनिटी गेन की तैमूर लंग से। ठीक है, खिज्र खान आया, खिज्र खान ने इसको सेटअप किया। ठीक है, इसको सेटअप किया, इसको फाउंड किया डायनेस्टी। इसके जाने के बाद मुबारक शाह ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी कि भैया मैं तैमूर लंग से कोई भी नाता नहीं रखना चाहता हूँ, मैं सारे काम क्या करूंगा अपने हिसाब से करूंगा। ठीक है, इसकी एक बायोग्राफी भी है, तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, बस हम थोड़ा सा ये लिटरेचर ध्यान में रखेंगे। तारीख ए मुबारक शाही रिटन बाय यहिया बिन सरहिंदी। खिज्र खान रूल्ड इन द नेम ऑफ तैमूर। ठीक है, इन्होंने तैमूर के नाम पे ही अपनी डायनेस्टी को चलाया एंड इसने कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस किए तैमूर के नाम पे। ठीक है, आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो ना, सैफ अली खान के बेटे का नाम भी तैमूर ही है। नेक्स्ट मोहम्मद शाह सैयद ऑनर्ड बहलोल लोधी। ठीक है, इसने जो नेक्स्ट आने वाली डायनेस्टी है जो लोधीज है उनको इसने थोड़ा सा, उसके जो रूलर हैं बहलोल लोधी, उनको इसने क्या किया, ऑनर किया। ठीक है, फॉर कैप्चरिंग मालवा डिस्ट्रिक्ट, ने मालवा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कैप्चर किया, मोहम्मद शाह सैयद ने उसको उसकी शाबाशी दी एंड गेव हिम अ टाइटल खाने खाना। ठीक है, उसको टाइटल दिया खाने खाना और आगे चल के इसी बहलोल लोधी ने एक नई डायनेस्टी खड़ी कर दी विच वॉज द लोधी डायनेस्टी। शाह आलम सैयद ही लेफ्ट द मोनार्की। ठीक है, इसने राजपाट अपना छोड़ दिया एंड ही हैंडेड ओवर द दिल्ली सल्तनत टू दी लोधीज। ठीक है, ये अपनी डायनेस्टी के जो भी जितना भी एरिया था उसको सबको गिफ्ट, लोधीज को गिफ्ट करके ये अपना निकल गया। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा कुछ ना इन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर किया, ना कोई इन्होंने पॉलिसी डिराइव की। नाउ द लास्ट डायनेस्टी ऑफ योर दिल्ली सल्तनत। ठीक है, अगर आपको न्यूमोनिक याद है तो उसमें सबसे लास्ट डायनेस्टी क्या थी? लोधी डायनेस्टी थी। 3 रूलर हुए हैं लोधी डायनेस्टी में,
फाउंडर बहलोल लोदी, जिसने मालवा कैप्चर किया था मोहम्मद शाह सैयद के अंडर, देन सिकंदर लोदी, एंड देन आपका इब्राहिम लोधी। ठीक है, लोधी डायनेस्टी के देखें तो दे वर द फर्स्ट अफगान रूलर्स। ठीक है, ये अफगानिस्तान के इनके थे, इनके पूर्वज जो थे वो अफगानिस्तान के रहने वाले थे, इसलिए इनको फर्स्ट अफगान रूलर्स कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। बहलोल लोदी वॉज गिवन द टाइटल खाने खाना बाय मोहम्मद शाह सैयद। ठीक है, यही फायदा होता है क्रोनोलॉजी में पढ़ने का कि आपको चीजें जो हैं एक स्टोरी वाइज समझ में आती रहती है। ही इंट्रोड्यूस्ड अ कॉपर कॉइन वॉज नेम्ड बहलोली, इसने बहलोली एक कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस किया और ये अकबर के ज़माने तक यूज़ होता चलाता है। ठीक है, अकबर तक इस कॉइन को यूज़ करता है। टॉकिंग अबाउट सेकंड रूलर सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी ने पहला रूलर है जिसने आगरा को अपनी कैपिटल बनाई। ठीक है, ही मेड आगरा हिज कैपिटल। सेकंड रूलर कौन थे? सेकंड रूलर थे अकबर, जिन्होंने आगरा को अपनी कैपिटल बनाई। बेसिकली इसने आगरा सिटी का भी फाउंड की। ठीक है, आगरा सिटी भी इसने बनाई, एंड टाइटल जो सुल्तान है उन्होंने अपने आप को टाइटल भी दिया। ठीक है, सिकंदर लोदी ने क्या क्या किया आपको इल्तुतमिश के टाइम पे मैंने बताया था। इल्तुतमिश के टाइम पे बताया था कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लीट किया, पर जो उसकी रिपेयरिंग है वो हिस्ट्री में 2 बार हुई। पहली रिपेयरिंग की थी फिरोज शाह तुगलक ने और दूसरी रिपेयरिंग की थी सिकंदर लोधी ने। ठीक है, सिकंदर लोधी। तो एक बार अपने फैक्ट्स को रिवाइज कर लेना। ही ऑल्सो गेव अ लैंड मेजरमेंट स्केल। ठीक है, इसने एक लैंड मेजरमेंट का नया तरीका दिया विच वॉज नोन एज गजे सिकंदरी। ठीक है, इसमें एक गज जो है उसका जो भी 30 इंचेस का उसने हिसाब किताब। ही ऑल्सो कंपोज्ड अ म्यूजिकल कंपोजिशन बुक विच वॉज लज़त ए सिकंदर शाही, एंड ही यूज्ड टू कंपोज पोएम्स। ठीक है, ये पोएम्स वगैरह लिखता था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत प्रोफिशिएंट था, विद द सबटाइटल ऑफ गुल रुखी। देन लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को आप एसोसिएट अगर करें तो सिर्फ एक ही काम के लिए कर सकते हैं, वो है बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के लिए इसको एसोसिएट किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी वॉर इन्होंने पहले लड़ी? इन्होंने लड़ी खतौली वॉर अगेंस्ट राणा सांगा। ठीक है, ही वॉज द राजपूत ऑफ मेवाड़। राणा वन एंड वन लेग एंड वन आर्म। इब्राहिम लोधी ने क्या किया था? बस एक गलती की थी इब्राहिम लोधी ने। वो क्या गलती की थी जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत ही खत्म हो गई? इसने अपने एक नोबल को डिसरिस्पेक्ट कर दिया था। ठीक है, एक नोबल को डिसरिस्पेक्ट कर दिया था और उसी नोबल ने किसको इनवाइट किया? बाबर को इनवाइट किया और इस अपने ही राजा के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करी, एंड देन बाबर अटैक्ड इब्राहिम लोधी इन दी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसका ईयर आपको याद होना नेसेसरी है। ठीक है, ये हिस्ट्री का पहला बैटल है जो बहुत सिग्निफिकेंट रखता है। क्यों? क्योंकि इस बैटल से दिल्ली सल्तनत का हो गया एंड, एंड मुगल्स हो गए स्टार्ट। इब्राहिम वर्सेस बाबर, बाबर वॉन एंड एस्टेब्लिश्ड दी मुगल डायनेस्टी। ठीक है, तो आपने देखा अगेन हिस्ट्री में नोबल्स को डिसरिस्पेक्ट करने का क्या नतीजा मिला कि पूरी डायनेस्टी ही खत्म होके नई डायनेस्टी सेटअप हो गई। तो दिस वाज द एंड ऑफ आर दिल्ली सल्तनत। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा टॉपिक। ठीक है, क्रोनोलॉजी थोड़ी सी समझ में आई होगी। Until then, keep on revising and I'll see you in the next topic very soon. Thank you.